अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। हम हर वक्त इस फिक्र में होते हैं कि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत है, लेकिन अगर हम गौर करें कि ये गुर्बत क्यों है और हमारे इतने ज़्यादा बुरे हालात क्यों हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो डिसेबल्ड है या अपाहिज हो चुकी है। और वो क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि हम प्रिकॉशंस या केयर नहीं करते। फिर अचानक एक दिन फालिज का अटैक होता है और फिर वो बंदा जो है हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो जाता है अपनी पूरी फैमिली के ऊपर। उसकी खुद के लिए तो वो प्रोडक्टिव नहीं रहता, बट ओवरऑल वो मुल्क के लिए भी एक माशी किस्म का बोझ बन जाता है या इकोनॉमिक बर्डन हो जाता है। आप वेस्ट में यही चीज़ देखिए तो हर फैमिली में आपको कोई नहीं मिलेगा जिसको इतनी जल्दी जो है वो फालिज का अटैक हो चुका हो, लेकिन पाकिस्तान में हर खानदान के अंदर कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जिसे किसी न किसी स्टेज पे अचानक ही फालिज का अटैक हुआ और उसके बाद भी उन्होंने उसके ऊपर कोई केयर नहीं की होती और वो बिस्तर पे पड़ जाता है। और एक दफ़ा बिस्तर पे पड़ने के बाद मजीद जो है वो मसाइल माशी भी और सेहत वाले भी बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक तो अपने लाइफस्टाइल को, अपने पूरे नज़रिए को चेंज करें, मॉनिटर करें कि हमें ये इस तरह का फालिज का अटैक, दिल का दौरा, ये सारी चीज़ ना हो, और अगर हो जाए तो कितनी जल्दी हमने एक्शन लेना है, हॉस्पिटल जाना है। और हमें ये पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से फौरी इलाज लेने पे ये चीज़ बची जा सकती है, जान भी बची जा सकती है और स्पेशली ये जो हमारा अपाहिज होना है ये बच सकता है। तो इसलिए आज हमने इनवाइट किया है जो न्यूरोलॉजिस्ट है हमारे साथ, वो स्पेशलिस्ट है स्ट्रोक और फालिज को लेकर, और उनका नाम है डॉक्टर फरहत शुएब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि हमारा जो इतना ज़्यादा चंक ऑफ पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन किसी ना किसी को फालिज का अटैक हुआ होता है, तो हम क्यों इस तरह ओब्लिवियन में होते हैं? हमें क्यों नहीं पता होता कि वो क्या कंडीशंस हैं जिससे हमें अचानक फालिज हो सकता है और हम इसको रोक सकते हैं? आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया जी कि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली एज़ कम्पेयर टू वेस्ट बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ बर्डन है। उसकी दो मेन रीज़न है। एक तो यह है कि एज अ सोसाइटी वी आर नॉट हेल्थ अवेयर, हमें अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं है, हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो चल रही होती हैं और वो डिस्कवर होती हैं जब एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है और पेशेंट एक टर्शियरी केयर में पहुंच जाता है। उस वक्त पता चल रहा था कि इसको ABCD 3 ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स चल रहे थे जो अननोटिस थे। सेकंड, हमारे यहाँ प्राइमरी केयर सेटअप इंटीग्रेटेड टू सेकेंडरी और टर्शियरी केयर नहीं है। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ GPs तो हैं लेकिन वो GPs सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो बहुत सी बीमारियाँ वहाँ पे प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं होती हैं और अगर आइडेंटिफाई हो भी जाएँ तो वो सेकेंडरी और टर्शियरी केयर में रेफ़र नहीं होती, प्रॉपर उनकी कंसल्टेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ये सारा डिजीज़ बर्डन जो है वो बढ़ रहा है। और एक बात आपने जो कि आई विल जस्ट उसको फर्दर करूँगा कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एज़ कम्पेयर टू वेस्ट यंग पॉपुलेशन विद कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हम देखते हैं कि ऑल वर्किंग एज ग्रुप, बोथ जेंडर, मेल फीमेल, जो घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं जिन पे पूरा घर डिपेंड करता है और जो काम करने वाले लोग हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, they get affected by all these issues. इसका क्या रीजन हो सकता है? स्ट्रेस, स्मोकिंग, हमारी ये लेट स्लीपिंग, हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज, गंदी डाइट, और क्या है इसका रीजन? All these are contributing factors. I mean, stress is not a direct relation, but it is sort of a compounding factor. Obesity और बहुत ज़्यादा। सेकंड, हमारे यहाँ बिकॉज साउथ ईस्ट एशियंस हमारा मतलब BMI इज़ नॉट अ फैक्टर, हमारी जो एब्डोमिनल और विस्ट्रल ओबेसिटी है, मतलब हमारी जितनी भी चर्बी है वो बेसिकली हमारे पेट के अराउंड, हमारे विस्ट्रास, पेट और वहाँ पे स्पेशली हमारे जिगर, तो एवरीबॉडी हैज फैटी लिवर। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न जो आजकल अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो फिर दे कैन लीड टू डायबिटीज़, दे कैन लीड टू हाइपरटेंशन, उसके साथ पे फिर आपके कार्डिक इश्यूज स्टार्ट होते हैं और वंस कार्डिक इश्यूज स्टार्ट होते हैं तो देन फाइनली इट कम्स टू ब्रेन। अच्छा, ये जो ज़ियाबतीस हो गया और हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, BP का जो मसला हम कहते हैं, उसमें हाँ हम लोग के हाँ ये दवाई लेने का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। वो कहते हैं भाई पूरी ज़िंदगी हम दवाई नहीं लेंगे, बस अभी लेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर हम पूरी ज़िंदगी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे कि भाई हमने ये नहीं खाना, बहुत ज़्यादा जैसे रोटी नहीं खानी या बहुत ज़्यादा चिकना नहीं खाना या चीनी नहीं खानी, व्हाट्सएवर हम नहीं करते, हम उसको थोड़े दिन का करके छोड़ देते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी इस बात के ऊपर ज़रूर स्ट्रेस करें। बिल्कुल जी, इसमें हमारे बहुत से पेशेंट्स होते हैं जी, और स्पेशली एक बहुत बड़ा चंक होता है जिनकी जो कंकॉर्डेंस टू मेडिकेशन है वो बहुत बुरी होती है कि उनके एक तो है कि मेजॉरिटी का आइडेंटिफाई नहीं होता, जैसे हमने पहले जिक्र किया, वो मेडिकेशन को पता ही नहीं होता कि हमने दवाई लेनी है या नहीं लेनी। इवन जो दूसरा ग्रुप है जिनको पता है कि हमारे ये कंडीशन है, हमें शुगर है, हमें ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो बस दवाई जेब में रखते हैं।
एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है हाइपरटेंशन का, जी मेरे सर में दर्द होता है तो मुझे पता चल जाता है मुझे ब्लड प्रेशर है। हालांकि सर के दर्द का ब्लड प्रेशर से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। उसको सर का दर्द हो रहा है, उसने ब्लड प्रेशर चेक करवाया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है, वो वैसे भी उसका ज़्यादा ही है। बिल्कुल। डायबिटीज़ अगेन नहीं, मैं बस वॉक कर लेता हूँ, मेरी शुगर ठीक है, और जब उसका HbA1c चेक होता है तो वो 11-12 के करीब होता है। तो बेसिकली अगर ये मॉनिटर करते रहें तो ये सही हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यह होता यह है कि हमारे पास, अच्छा पहले कॉलर ले लेते हैं उसके बाद वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? अनीस पीरादा बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अली साहब बताइए, क्या पूछेंगे आप? मुझे 2021 में स्ट्रोक हुआ था जी। सडनली मैं ऑफिस जा रहा था, अर्ली इन द मॉर्निंग रास्ते में मुझे वॉमिटिंग शुरू होगी ब्लड की। अच्छा। तो उसके बाद मुझे स्ट्रोक का अटैक हो गया था। तो 4 माह में हॉस्पिटल दाखिल रहा हूँ। मुसलसल एक साइड मेरी बिल्कुल हो गई थी, डैमेज हो गई थी हेड टू फुट जी। तो इसके ये हो गया था कि मेरी बिल्कुल लेग जो है ना बिल्कुल ये मूवमेंट नहीं कर रही थी, सारी साइड मेरी हो गई थी, पैरालाइज हो गई थी। अब क्या इशू है आपका? अब भी ये होता है कि जब भी कोई ऐसा इशू होता है बीपी का तो फिर वो मेरी साइड सुन हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको पूछेंगे एज, उम्र बता दें अपनी। नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है मेरी मुझे। अच्छा। तो नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है? सर नॉर्मली जो है मेरा बीपी 160, 90, 80 बस इसके करीब ही रहता है। उसके लिए आप कोई रेगुलर दवाई यूज करते हैं? रेगुलर यूज कर रहा हूँ मैं सर। हाँ, तो उसके बावजूद आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि जो दवाई आप ले रहे हैं वो आपके लिए इफेक्टिव है, और वक्त के साथ ब्लड प्रेशर की दवाई जो है वो चेंज होती रहती है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 160, 90, 95 है तो ये ऐसे पेशेंट के लिए जिसको ऑलरेडी एक इवेंट हो चुका है बहुत ज़्यादा है। आप डायबिटिक तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, तो उसके बाद जब आपको स्ट्रोक हुआ था, एक तो आपको पता है कि कौन सा स्ट्रोक था, ये क्लॉट स्ट्रोक था या ब्लीड स्ट्रोक था? क्या ब्रेन हेमरेज हुई थी या क्लॉट बना था? हेमरेज हुआ था, क्लॉट बस समथिंग थोड़ा बहुत हुआ था। ठीक है, तो इंजेक्शन वगैरह हो गए थे तो बर वक्त ट्रीटमेंट हो गई थी। फिर भी मैं 1 साल बिल्कुल जो है ना बेड पे रहा हूँ 1 साल। तो ये अभी आपको जो साइड इफेक्टेड है इसमें आपको दर्द बहुत ज्यादा होता है? सर अभी ये पोजीशन है कि अगर मैं बैठ जाऊँ घंटा 1.5 घंटा में बैठता हूँ तो उठने के लिए बड़ा मसला बन जाता है मेरा। तो ये न्यूरोपैथिक पेन और स्पास्टिसिटी आई थिंक कॉम्बिनेशन, तो मोस्ट लाइकली दिस इज जो हम पहले शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि ये न्यूरोपैथिक पेन और स्पास्टिसिटी है जो पोस्ट स्ट्रोक कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा। तो आप जैसे ये अगेन वही बात है कि इनका ब्लड प्रेशर अच्छा खासा है और ये ब्लड प्रेशर की सही दवाई नहीं ले रहे हैं। सेकेंड, इनको अपने मॉलेज के पास रेगुलर जाने की ज़रूरत है, इसके एग्जामिनेशन की ज़रूरत है और उसके मुताबिक जो भी मेडिकेशन वो सजेस्ट करेंगे, अगर ये पिंडी इस्लामाबाद में तो किसी भी सर्टिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसकी असेसमेंट की ज़रूरत है। जो मेडिकेशन एडजस्ट होंगी उसके बाद मोस्ट लाइकली अगर ये चलना फिरना शुरू हो गए हैं, थोड़ी सी रीहैब और फिजियोथेरेपी के साथ ये फर्दर इंप्रूव हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा कि उनको खून की उल्टी हुई, लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो ये होता है कि अचानक उनका फेस जो है वो एक तरफ ड्रूप हो जाता है, खाना गिरने लगता है या हाथ जो है वो एक तरफ गिर जाता है, स्पीच में वो लड़खड़ाहट आना शुरू हो जाती है। और उसमें यही कहा जाता है कि जितनी जल्दी किया जाए, हमें सिखाया जाता था फास्ट कि द मोमेंट यू डू इट विद इन दीज मिनट्स तो आप जो है वो जान बचा सकते हैं। तो जो टाइम इज एवरीथिंग, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो ये जो पंक्चुअलिटी इन सेविंग वंस लाइफ, किसी की जान बचाना और उसकी जिंदगी बचाना कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये फास्ट दिस शुड बी नोन एवरीवेयर। अब ये थोड़ा सा बी फास्ट हो गया क्योंकि इसमें बैलेंस और आइज भी ऐड हो गया। ठीक है। तो दुनिया में जितने भी अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम हैं वहाँ पे एम्बुलेंस की ये ट्रेनिंग होती है। हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट पंजाब, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन पंजाब में खासतौर पे जो 1122 और जितनी भी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उनकी हमने ट्रेनिंग की है। अच्छा। अंडर बैनर ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी एंड पाकिस्तान स्ट्रोक सोसाइटी। इवन इस्लामाबाद में भी हमारी वर्कशॉप्स हुई हैं। किसी को भी ये सिम्टम्स आए वो फौरन 1122 कॉल कर सकता है। वो 1122 को कॉल कर सकता है। वो सब लोग अभी ट्रेंड हैं। अच्छा। इसके अलावा बाकी जो छोटी रीजनल एम्बुलेंसेज हैं उनको भी हमने ट्रेन किया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट मोटिव है कि इवन स्कूल के बच्चों में इसको हम एजुकेट करेंगे। हमने उसके लिए इवन बच्चों के लिए बुक्स भी लिखी हैं। वी आर ट्राइंग कि उसको हम करिकुलम में ऐड करें कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो वो इवन घर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रोक जब किसी को होता है वो कम्युनिटी में किसी भी जगह हो जाएगा। उसके बाद एज यू मेंशन कि टाइम इज़ ब्रेन, जितना जल्दी पेशेंट एक रिकग्नाइज्ड हेल्थ सेंटर में जहाँ पे न्यूरोलॉजी और एक्यूट स्ट्रोक सर्विसेज हैं वहाँ पे पहुँचेगा, उतनी उसकी
डिसेबिलिटी और खुदा न खास्ता मोर्टेलिटी के चांसेस कम होते जाते हैं। तो आपने बिल्कुल डिले नहीं करना, फ़ौरन इमरजेंसी में जाना है और ले जाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लोग क्या करते हैं, वो सेल्फ मेडिकेट करना भी बहुत शुरू हो जाते हैं। अब जैसे आपने कहा कि ये दो वजूहात से हो सकता है, या तो रुकावट हो गई ब्रेन के अंदर, मतलब खून आपका कहीं पे रुक गया जाना जैसे हार्ट अटैक में होता है, या फिर कोई नस जो है वो फट गई और बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये फ़र्क जो है ये थोड़ा सा आप लोगों को समझाइए, ताकि ये जो सेल्फ मेडिकेट करके अपना मज़ीद ख़राब कर देते हैं वो ना करें। एक्सेलेंट। अब इसमें एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो बात बताना ज़रूरी है कि दो चीज़ें, जैसे ही खुदा न खास्ता किसी भी शख्स का राइट लेफ्ट साइड कमज़ोर होती है तो पहला काम करते हैं कि मरीज़ के मुंह में एस्प्रिन डाल देते हैं, या ज़बान के नीचे कोई नाइट्रोग्लिसरीन डाल देते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाई रख लेते हैं। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अच्छा। कि मैं तो अपने पेशेंट जब वो आते हैं कभी से मैं कहता हूँ अगर ये दवाई अगर उस वक्त मैं भी आपको कहूँगा तो आपने मेरी बात भी नहीं माननी है। मतलब आपने ये एंजिसिड की गोली नहीं रखनी खुद ब खुद, मतलब उस वक्त पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली कम्युनिटी में चेक हो जाता है, वो कहते हैं जी हमने तो एकदम उसका ब्लड प्रेशर 190 था, हमने उसको एकदम कम कर दिया। असल में वो जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वो बॉडी कंपनसेट कर रही होती है कि अगर कोई ब्लड क्लॉट बन गया तो बॉडी कंपनसेट करती है, प्रेशर को ज़्यादा करती है ताकि वो क्लॉट को डिसलॉज करे या जो कोलैटरल्स हैं वो ओपन रहें। तो जितना ज़्यादा देर वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा पेशेंट उतना इम्प्रूव होगा, क्योंकि पहले 2 से 3 दिन हम पेशेंट को फ्लूइड्स दे के हॉस्पिटल में रख के ब्लड प्रेशर को ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। अगर पेशेंट किसी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन पे होता है, अनलेस वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा ना हो, हम उसको कुछ भी नहीं देते। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोग बहुत ज़्यादा कह रहे होते हैं इमरजेंसी किट के अंदर आप ये नाइट्रोग्लिसरीन रख लें, कैप्यूटेन रख लें, फ़ौरन खा लें। सिर्फ आपका एज कम्युनिटी पर्सन और एज एन एम्बुलेंस क्रू जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने आइडेंटिफाई करना है और पेशेंट को एग्जैक्ट जगह पे पहुंचाना है। सिर्फ अगर आप कर सकते हैं तो ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, एक कैनोला लगा सकते हैं और एक ड्रिप लगा सकते हैं नॉर्मल सलाइन की। उससे क्या होगा नॉर्मल सलाइन लगाने से? नॉर्मल सलाइन लगाने से कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है बजाय इसके कि वो नीचे जाए वो बेहतर मेंटेन रहेगा। एज ए सेड कि पेशेंट के ब्लड प्रेशर को हमने मेंटेन रखना होता है, उसको कम नहीं करना होता है। सेकंड, अगर हाई है तो उसको मेंटेन रखना है, अगर लो है तो उसको हमने बेहतर करना है। सेकंड, अपने एस्प्रिन की बात की, अगेन कोई किसी को देख के नहीं बता सकता कि वो ब्लीड है या वो इन्फाक्ट है, वो क्लॉट है या नस फट गई है। उसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, जैसे आपने फास्ट बताया तो वो फेस भी होगी, स्पीच भी होगी, आर्म भी होगा। लेकिन अगर आपने उसको एस्प्रिन दे दी तो वो जो ब्लीड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बजाय इसके कि आप बेहतर कर रहे हो, असल में ये दोनों काम करने से आप पेशेंट की कंडीशन को मरीज ख़राब कर देते हो। अगर तो उसको क्लॉट स्ट्रोक है, आपने ब्लड प्रेशर कम कर दिया, मरीज डिटोरिएट हो जाएगा। अगर उसको ब्लीड है, आपने उसको एस्प्रिन दे दी, मरीज और ख़राब हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल हर कोई अपने आप को हेल्थ एक्सपर्ट कह के ये रील्स या टिप्स बनाना शुरू हो जाता है, हेल्थ टिप्स, और वो अक्सर मैंने खुद देखा है बिल्कुल नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो बार बार कह रहे होते हैं कि आप ये गोली जो है ये रख लें, ये ले लें, ये कर लें। तो इसके ऊपर ज़रूर आप स्ट्रेस कीजिए बार बार बाकी लोगों को भी, ताकि उनको पता हो कि ऐसे डिजास्टर्स नहीं करने। आई थिंक ये तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को ख्याल रखना चाहिए ना कि फोरम इस तरह के जो रिकग्नाइज्ड हैं वो प्रोजेक्ट हों, और वो चीज़ें जो लोग खाम खा अपने यूट्यूब के लिए या अपने प्रमोशन के लिए कंटेंट बना देते हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली, इसलिए मैं सब पेशेंट्स को कहता हूँ कि गूगल मत करें, कि गूगल पे मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती हैं, जिसने पैसा डाल दिया तो बिल्कुल आई थिंक इसमें हमारी जितने भी अथॉरिटीज़ हैं दे शुड लुक इनटू इट, और हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि हेल्थ रिलेटेड कोई भी कंटेंट जो है वो बगैर सर्टिफिकेशन के वो नहीं जाना चाहिए, और इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो भी वहाँ पे होने चाहिए जहाँ पे सर्टिफाइड लोग जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक और बात की थी कि ये जो पोस्ट केयर होती है, और उसमें आपने एक कॉम्प्लिकेशन बताई है न्यूरोपैथी की, जिसमें कि आपको अचानक नमनेस, मतलब बिल्कुल सुन हो गया, या फिर सुइयां सी चुभना या टिंगलिंग, जो कि डायबिटीज़ के लोगों को भी होती है। और हमारे यहाँ आजकल बहुत सारे हर्बल टॉनिक स्पेशली इसके लिए बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे होते हैं। लोग कह रहे होते हैं इससे भी ये ख़त्म हो जाएगा, उससे भी कुछ लोग जो है वो एक्यूपंक्चर वगैरह की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसके बारे में क्लियरली बताइए ताकि लोग मिसगाइड ना हो और सही उस पे आए। पोस्ट स्ट्रोक ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, कुछ ख़ास तरह के स्ट्रोक्स में ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा होती है। मेजॉरिटी ये सेल्फ डाई आउट हो जाती है, लेकिन एक अच्छी प्रोपोर्शन 20-30% पेशेंट्स को इसके लिए दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ये होता है कि बहुत शदीद दर्द होता है जो आम दर्द की निस्बत मुख्तलिफ होता है, जिसमें बर्निंग, शार्प, शूटिंग पेन होता है, जिसकी वजह से मरीज़ की डेली एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ख़राब हो जाती हैं, इवन अगर वो अदरवाइज़ रिहेबिलिटेट होकर वापस काम पे चला भी जाता है।
या घर का कामकाज स्टार्ट कर देता है तो फिर भी उसके लिए कामकाज करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो इसमें जो गाबा पेंटेन या विटामिन B12 का रोल है वो कैसा है? वो बिल्कुल है जी। जैसे अब मेजॉरिटी हमारे पेशेंट जो है वो डायबिटिक होते हैं। डायबिटीज़ में अगर वो सर्टेन मेडिकेशन ले रहे होते हैं तो उसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हर पेशेंट को विटामिन B12 देना भी गलत होता है कि कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जो B12 के इंजेक्शन लगवा के, तो उनकी जो वो न्यूरोबाइन के इंजेक्शन बहुत कॉमन है, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाला इंजेक्शन है पाकिस्तान में। एक सेकंड, एक कॉलर ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं नसरा बात कर रहा हूँ पाकपुरी से। जी क्या पूछेंगे आप? जी मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे पाँव पर ना कट लगा है, नीचे से रिले के टांके लगे हुए हैं, 7 दिन हो गए तकरीबन। मेडिसिन भी ले रहा हूँ, इंजेक्शन भी लगवा रहा हूँ, लेकिन पाँव के एक आगे से ना उंगलियों की तरफ पाँव हो जाता है, दर्द बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये बेसिकली कट लगा था इनको और आप कह रहे हैं पाँव में दर्द होता है और हील नहीं हो रहा जी, और सही नहीं हो रहा। आपको डायबिटीज है? नहीं है, डायबिटीज नहीं है। ये वैसे न्यूरोलॉजी से इसका रिलेटेड नहीं, हम जवाब दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसमें ये इम्पोर्टेंट है जी कि इसमें मतलब एक तो डायबिटीज़ को दोबारा चेक करने की ज़रूरत है और सेकंड इनकी जो खून की सप्लाई है, तो खुदा न खास्ता इनको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो सकती है कि वहाँ पे खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुँची जिसकी वजह से वो वुंड हील नहीं हो रहा, सुन भी हो रहा है। तो उनको मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें देखने की ज़रूरत है। जो भी लोकल इनके वेस्कुलर सर्जन है उनको जाके दिखाने की ज़रूरत है। तो इसमें एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें वो अल्ट्रासाउंड का प्रोब रख के तो हम डॉपलर कर लेते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि उस एरिया की खून की सप्लाई ठीक है, तो उससे काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। लेकिन इनको किसी अगर 7 दिन हो गए हैं तो उसको हील हो जाना चाहिए, दिखाने की ज़रूरत है डॉक्टर को। आपने कहा था कि आप स्पेशलिस्ट हैं इसके बारे में, वैस्कुलर भी चीज़ों को डील करते हैं, तो ये जो PAD है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ जैसे है, और कुछ लोगों को रेनॉल्ड्स भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा सर्दियों में भी ब्लॉकेज हो जाती है, क्लॉट्स भी मच जाते हैं, तो ये जो मिनी क्लॉट्स हैं ये भी तो कभी कभी ऊपर की तरफ आते हैं और ट्रांजिएंट इसकी में अटैक टाइप चीज़ करते हैं। तो ये जो मिनी स्ट्रोक्स होते हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए कि लोग उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये उनको हो रहा है और उसके लिए क्या करें। मिनी स्ट्रोक आई थिंक अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको आइडेंटिफाई करना और उसको अप्रोप्रिएटली डील करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस फ्रॉम हेयर अगेन बहुत ज़रूरी है। उसमें ये होता है कि जो सेम आपने सिम्टम्स बताए, फेस, आर्म, स्पीच, इसी तरह की वीकनेस नॉर्मली डेवलप करती है। वीएन कभी कभी थोड़ी देर के लिए चली जाती है, वापस आ जाती है, जिसको हम क्लिनिकल टर्म में ब्लैकआउट्स वगैरह होते हैं, डिजीनेस, कंप्लीट ब्लैकआउट नहीं होते, डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, एक साइड की नज़र कंप्लीटली चली जाती है फिर वापस आ जाती है, जैसे पर्दा नीचे आया पर्दा वापस चला गया। तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन वालों को भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिल तेज धड़क रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर धड़क रहा है। एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो तकरीबन 15 to 20% पेशेंट्स जिनको स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक्स होते हैं उसका रिस्क फैक्टर है। इट्स वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत अनचेक्ड जाता है कम्युनिटी में और इसकी वजह से जो स्ट्रोक्स होते हैं वो बड़े मैसिव स्ट्रोक्स होते हैं, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको रेगुलेट करना ज़रूरी होता है विद दवाइयाँ वगैरह। बिल्कुल, इसको पहले तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और उसके बाद इसके लिए जो मेडिकेशन होती है वो एक नॉर्मल पेशेंट की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट होती है और स्ट्रॉन्गर होती है और इसको हमें रेगुलर मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, चले एक और कॉलर ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जाहिद बोल रहा हूँ जलम से। जी पूछिए, क्या पूछेंगे आप? वो मेरे वालिद साहब है तो यही अटैक आया फालिज का जी, तो उनका दिमाग का है जी जी, तो क्या उनका ऑपरेशन से होगा या नहीं? फालिज का अटैक कब आया है? ये एक महीना हो गया। 1 महीना हो गया। और अभी उनकी क्या हालत है इस वक्त? बस यादाश्त उनकी जो कम हो गई है, यादाश्त कम हो गई। और उम्र कितनी है उनकी? उम्र उनकी है 70 साल। 70 साल तो वैसे अच्छा, ठीक है। आप जरा सुनिए आंसर भी और डॉक्टर साहब भी। मतलब 70 साल बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन अगर 1 महीने पहले स्ट्रोक हुआ है तो इसमें जो इनका पहला सीधा क्वेश्चन था कि इसमें सर्जरी, तो सर्जरी के तो कोई क्वेश्चन इस वक्त जनरली बनता नहीं है, लेकिन स्टिल एक कंडीशन है जिसमें कभी कभी एक्यूट एंड क्रोनिक सबड्यूरल ब्लीड्स जो हम देखते हैं कि ये भी हो सकता है कि 70 ईयर ओल्ड ने खुदा न खास्ता उनको फॉल्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ छोटे मोटे ब्रेन के अंदर ब्लीड्स होते हैं जो ब्रेन की सरफेस के बाहर हो जाते हैं और एक फर्दर इवन हेड मूवमेंट की वजह से या हेड ट्रॉमा की वजह से वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको हम एक्यूट एंड क्रोनिक सबड्यूरल ब्लीड्स कहते हैं, तो उसमें सर्जरी की गुंजाइश होती है। लेकिन अगर कोई डेफिनेटिव इस्कीमिक स्ट्रोक या कोई पैरेन्काइमल ब्लीड हुई है तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि सर्जरी की जरूरत है, लेकिन इनको हॉस्पिटल आने की जरूरत है। लेकिन ये जो हम कह रहे थे कि हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, डिफरेंट किस्म की स्पीच और चलाना और वो सब, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, वो बिस्तर के ऊपर बेचारे को प्रेशर सोर्स भी हो जाते हैं, बेड सोर्स भी हो जाते हैं, इन्फेक्ट भी हो जाता है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें कि कैसे रिहैबिलिटेट करना है। एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, यू जस्ट डोंट लीव इट आफ्टर 1 डे। दैट इज आफ्टर केयर जी। सो नॉर्मली वैसे तो एक्यूट में ही स्टार्ट हो जाती है,
लेकिन इट्स अ लॉन्ग टर्म केयर एंड एज यू हैव वेरी राइटली सेड कि इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि जैसा पहले दिन होगा वैसे ही तीसरा महीने होगा, वैसे ही 6वें महीने होगा। और इसमें हर पेशेंट को सिर्फ फिजियोथेरेपी जो है ना, दैट इज़ नॉट रिहैब, एक्सरसाइज इज़ नॉट रिहैब। एग्जैक्टली। ये हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअल टेलर मेड होती है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। कि एक पेशेंट जो है जिसको सिर्फ काम पे वापस जाना है, तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है कि हम उसको क्या मॉडिफाई करें और अपने काम पे वापस चला जाए। उसको हमने ड्राइविंग स्किल्स वापस बतानी है। अगर उसको हेमियोनोपिया हो गया और अब उसके लिए देखना मुश्किल हो गया, तो हमें उसको कोई प्रिज्म ग्लासेस देनी है, हमने उसकी गाड़ी को मॉडिफाई करना है। अगर किसी पेशेंट को वीकनेस है तो उसको शायद फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत है। अब जैसे ये कह रहे थे कि उनको मेमोरी लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्या मेंटल एक्सरसाइजेस किन चीज़ों से वापस ला सकते हैं? उसमें सबसे पहले तो असेसमेंट की ज़रूरत है जी कि इससे पहले प्री मॉर्बिड इनको मेमोरी का इशू था या नहीं है। इनको पहले कोई डिमेंशिया चल रहा था, इसके बाद अभी स्ट्रोक हुआ तो उनका जो वैस्कुलर डिमेंशिया वो फर्दर वर्स हो गया है, तो उसमें फर्स्ट इंटरवेंशन दवाइयों की भी हो सकती है। सेकेंड कुछ साइकोलॉजी जो है ना वो भी इन्वॉल्व हो सकती है, जो फर्दर उनको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज दे देती है जिससे उनकी डे टू डे रूटीन इंप्रूव हो सकती है। अब जब हम बात कर रहे थे ये सबड्यूरल हेमाटोमा की, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हेड इंजरी होती है। बहुत सारे लोग जो है वो सड़कों के ऊपर तो कितने ज़्यादा हेलमेट नहीं पहनते, हर आए दिन जो है वो गिर रहे होते हैं, बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं और फिर वो इग्नोर भी हो रहे होते हैं उसके बाद सिम्टम्स। तो वो कौन से सिम्टम्स हैं? एक तो फ़ौरन आपको जाना चाहिए फॉर असेसमेंट, और उसके कितने दिन बाद भी आपको कोई सिम्टम आए तब भी आपको जाना चाहिए? देखिए, अगर हेड इंजरी के फ़ौरन बाद खुदा न खास्ता लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, बेहोश हो जाए, बिल्कुल, अगर बेहोशी हो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, ज़्यादा देर के लिए हो, कोई खुदा न खास्ता थोड़ी देर के लिए वीकनेस हो जो बेहतर हो जाए, ठीक है, कोई फिट्स, झटके जैसे दौरा हो वो हो, या शदीद सर का दर्द हो, या वॉमिटिंग हो, ठीक है, तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं कि इसके बाद इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना हम इस पे वापस आते हैं। पहले एक कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं आसिया नसीम बात कर रही हूँ। जी पूछिए। मैडम साहिबा, मेरे सर में दर्द होता है, तकरीबन साल हो गया है लेफ्ट साइड पे। जी, तो इसको पूछना था कि ये क्यों होता है, और कुछ डॉक्टर्स ने तो ये भी बताया कि माइग्रेन का इशू है। आधे सर में होता है आपको दर्द? जी जी। एज कितनी है? एज अपनी बता दीजिए। 27 ईयर। 27। और ये आपको पूरे महीने एक ही तरह का होता है या महीने के कुछ दिनों में ज्यादा और कुछ में कम होता है? कभी ठीक हो जाता है तो कभी दोबारा शुरू हो जाता है। चलें ठीक है, आप जरूर आंसर सुनिए। जी, ये तो बहुत टिपिकल विद ऑल एपिसोड है, यंग एज, लेकिन स्टिल इसको ऐसे फ़ोन पे डायग्नोज करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इनको डॉक्टर के पास दिखाना ज़रूरी है कि इनकी एटलीस्ट फंडस को देखना ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता कोई इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज तो नहीं है या कोई और रीज़न तो साथ में नहीं चल रहा, लेकिन लंबी हिस्ट्री है, खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो मोस्ट लाइकली माइग्रेन है। और अगर ये इनको डिसेबलिंग है या इनके लाइफस्टाइल को प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसमें प्रोफाइलैक्सिस दिए जा सकते हैं जो इनसे डिस्कशन के बाद इनका मॉलिजी ने तजवीज़ कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जैसे माइग्रेन में बहुत देर भूखा रहना या बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में जाना या बहुत फ्लैशिंग लाइट्स या बहुत ज़्यादा शोर या इस तरह की चीज़ें, इस और या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जैसे चॉकलेट या चीज़ वगैरह खा लेना, तो इनको थोड़ा सा आप ये भी गाइड करेंगे कि ये भी अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लें एंड देन यू नो अवॉइडेंस इज बेटर देन दैट्स व्हाई इनका कहना है कि इनको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है कि इसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो दर्द है वो नज़र तो नहीं आता, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को किस चीज़ से दर्द होता है। अगर वो चीज़ें हो रही हैं तो उसको आप आइडेंटिफाई करो, उसको निकालो, तो शायद आपको दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, इसमें सप्लीमेंट्स बहुत लोग, ये आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, ये मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स का क्या रोल है? बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स का रोल, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सप्लीमेंट्स वो भी मार्केटेड बहुत ज़्यादा है, दिस ऑल मार्केटिंग एंड मनी हॉक्स, उसकी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है रोल, बिल्कुल। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने सबड्यूरल हेमाटोमा पे। उसके आप मुझे सिम्टम्स बता रहे थे कि आपने कहा था कि फिट्स पड़ना और वीकनेस होना, बेहोश हो जाना, बहुत तेज वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, तो ये होते हैं। तो मरीज को फ़ौरन अपने इमरजेंसी लेके जाना और उसका एक बेसिक स्कैन होना ज़रूरी है। इवन अगर किसी के बेसिक स्कैन के अंदर कोई इनिशियल ब्लीडिंग नहीं आती, फिर भी उसको कम से कम 24 से 72 घंटे तक ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। उस दौरान में पेशेंट शुड बी होम और उसके पास एक, अगर कोई बच्चा है तो एडल्ट, और अगर एडल्ट है तो उसके साथ एटलीस्ट कोई ना कोई घर का बंदा जो उसको मॉनिटर करे वो होना चाहिए। और अगर 24 से 72 घंटे के दौरान इस तरह की कोई फीचर दोबारा डेवलप करते हैं, चाहे वो माइनर सा है जो ऑफ सेंटर है, इससे पहले पेशेंट इस तरह का नहीं था, तो उसको दोबारा
हॉस्पिटल लेके आना, उसके दोबारा इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। इसमें सब पेशेंट्स जो हैं वो सर्जरी वाले नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़े बहुत छोटी ब्लीड्स होती हैं, तो उनको हम मेडिकली ट्रीट कर लेते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, सीरियल स्कैन्स करते हैं और ओपीडी में मॉनिटर करते हैं, उसमें हमें न्यूरोसर्जन को इन्वॉल्व करना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जो इमीडिएट न्यूरोसर्जरी के पास जाते हैं और वो सर्जरी से ट्रीट होते हैं। जो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं तो उसके बाद वो अक्सर सो जाते हैं और कहा जाता है कि नहीं, उनको सोने नहीं देना और उनको देखना है कि उनके वो अल्टर्ड स्टेट तो नहीं है उनकी कॉन्शियसनेस का, तो फ़ौरन जाके उनका क्या करवाना चाहिए? कौन सा इन्वेस्टिगेशन इज़ मैंडेटरी आफ्टर अ स्मॉल चाइल्ड हिट्स हिज हेड? ये इसमें जी अगेन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है कि वो हेड इंजरी कितनी शदीद है, कि अगर एक बच्चा अपनी हाइट से डबल हाइट से ज़्यादा गिरा है या उसको कोई हाई एनर्जी इम्पैक्ट हुआ है, उसको कोई बाइक ने हिट किया है या किसी बहुत फास्ट मूविंग व्हीकल ने हिट किया है, तो फिर तो उसकी इन्वेस्टिगेशन इज़ 100% वारंटेड। लेकिन छोटे मोटे फॉल्स उसमें है कि मेजॉरिटी मदर्स दे शुड बी ट्रेंड कि वो बच्चे की किसी भी एबनॉर्मल मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। मेजॉरिटी इस तरह के बच्चे जो इमरजेंसी में आते हैं उनको हेड इंजरी एडवाइस दे दी जाती है और वो एडवाइस जो है, जैसे अपने पहले फैक्टर्स बताए कि उसको बहुत एक्सेसिव सोना शुरू कर दे, उसको खुदा न खासा कोई झटके लगना शुरू कर दें या उसकी कोई कमज़ोरी होना शुरू हो जाए या उसकी कोई बोलने में मसला शुरू हो जाए, तो फिर आपने दोबारा वापस आना होता है। चलिए जी, नेक्स्ट कॉलर की जाने पड़ते हैं। कौन है हमारे साथ और कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अकरम कुरैशी अहमदाबाद से। जी पूछिए, क्या पूछेंगे आप? मेरा एक जनरल सवाल है डॉक्टर साहब से और आपसे भी ना। जी जी। आज से 30-40 साल बैक में जब आप जाते हैं तो ये मर्ज नाम की भी नहीं थी, इक्का दुक्का किसी को हो जाता था जी। अब ये इतनी आम हो चुकी है जिस तरह नजला जुकाम खांसी की तरह फैल गई है। तो इसको बचने के लिए क्या हमने लाइफस्टाइल जो हमारी तब्दील हो गई है या हमारी ग़िज़ाओं में या मौसमियात हालात की वजह से या ज़हनी टेंशन की वजह से बगैर मेडिसिन के हम किस तरह ठीक हो सकते हैं, किस तरह अपने को फिट रख सकते हैं? ये मेरा सवाल। आपका बिल्कुल बहुत शुक्रिया और आपके सवाल में ही आपका जवाब भी था कि कैसे चेंज हुए। इनका सवाल बहुत रेलेवेंट है जी, अच्छा कि बहुत अरसा पहले ये नाम को नहीं था। उसके दो रीज़न, एक तो है कि बहुत अरसा पहले हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल्स कम थे, हमारे पास हेल्थ सर्विसेज जो अभी हैं उससे बहुत कम थी, तो बहुत हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी भी तो थी बहुत। बिल्कुल, तो उस वक्त पॉपुलेशन भी कम थी हमारी, तो हमारा जो डिजीज़ बर्डन था वो कम था। अब उसके बाद हमारा ये कि लाइफस्टाइल ख़राब हो गया, हमारी ओबेसिटी जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन बढ़ गया है, स्ट्रेस यस है कंपाउंडिंग फैक्टर वो भी बढ़ गया है, और हमारी जो सेल्फ केयर है वो कम हो गई है। मतलब सबसे पहले तो हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। पहले लोग देखें कोई मशीनें नहीं होती थी, खुद घर का काम भी करते थे, बाहर भी चल के जाते थे, बाहर की एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा थी। अब लोग हर वक्त या टीवी के आगे या फ़ोन के आगे बैठे रहते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस है इसको भी स्ट्रेस करें। फिर पहले लोग खालिस ग़िज़ा खाते थे, कोई भी प्रोसेस्ड किस्म की चीज़ें, हर वक्त जो है वो रिफाइंड ये जो आटे की मैदे की चीज़ें नहीं खाया करते थे, बहुत ही खालिस देसी किस्म की ग़िज़ा होती थी, तब भी वो सही होते थे। और उनकी ओवरऑल ये जो नशे की आदतें थी जैसे स्मोकिंग हो गई और ये सब भी नहीं था। तो फिर डॉक्टर साहब आप इनको हेल्दी ईटिंग में क्या क्या खाना चाहिए फॉर स्ट्रोक प्रिवेंशन, ये भी मेंशन करते हैं, फॉर गुड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। अब इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊंगा जी कि आज से तकरीबन 25-30 साल पहले अगर हम पिंडी इस्लामाबाद को देखें ना, तो यहाँ पे बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे, बच्चे खेलते थे। अब जितने ग्राउंड्स थे वहाँ पे घर बने, प्लाजा बन गए, प्लाजे बड़े बड़े, ठीक है जी। अब बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं है। पहले आईपैड्स और फोन्स नहीं होते थे, अब सारे बच्चे जो हैं वो फ़ोन पे होते हैं, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। इसका फ्यूचर पे एक बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट होगा हमारी जो फ्यूचर जनरेशन की, दैट विल बी वेरी वीक। सेकंड स्मोकिंग, थर्ड जो कॉलर ने भी जिक्र किया पोल्यूशन, पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इससे पहले यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, इतना रश नहीं था, तो क्योंकि पोल्यूशन के जो छोटे माइक्रो इंग्रेडिएंट्स हम इनहेल करते हैं, टू गेट डायरेक्टली इनटू अवर ब्लड स्ट्रीम, लंग्स ब्लड स्ट्रीम, और उससे इन्फ्लेमेशन जो है ना, दैट कॉज वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन, और जो इन्फ्लेमेशन है दैट कॉजेज फर्दर फ्लेयर हमारी खून के शरियानों में। क्योंकि हमारे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स की तो हमने जिक्र किया, लेकिन हमारे तकरीबन 30% पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक होते हैं, जिनको स्ट्रोक्स होते हैं, उन्हें में रीज़न भी नहीं पता चलता। वो डायबिटिक नहीं होते, वो हाइपरटेंसिव नहीं होते, उन्हें कोई स्टिकी ब्लड सिंड्रोम, हम बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो नहीं निकलते, उनको एट्रियल फिब्रिलेशन भी नहीं निकलता, उनका हार्ट स्ट्रक्चर भी ठीक होता है उनमें। और अभी इसमें स्टडीज़ हो रही हैं जो अभी आगे काफ़ी ज़्यादा सामने आएंगी। कराची में स्टडीज़ हुई हैं, आई एम प्लानिंग कि हम यहाँ पे भी उसकी कोई स्टडी स्टार्ट करें कि जब पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो स्ट्रोक और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। और बाकी आपकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो भी। कॉलर है, फिर वापस आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं निसार बोल रहा हूँ एबटाबाद से। जी पूछिए निसार साहब। मैम डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मैं अपना मेरा
हाथ और पाँव बहुत ज्यादा सुन होते हैं ना। ठीक है। और अभी मेरी ये सिचुएशन है कि जब मैं एक साइड पे जो करवट लेकर रात को सोता हूँ, मेरे जिस्म का जो है मतलब सर कैसा भी जो लगता है कि बेड के साथ, वो भी मुझे सुन महसूस होता है। ठीक है। और उसके बाद परेशानी ये है कि मैंने MRI भी करवाई, जिसमें मेरा S1, L4 और L5 का प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है। उसके लिए मैं निकोबाल की मेल्टावन कम्प्लेक्स जो है उसकी जो मेडिसिन है वो वगैरह भी दे रहा हूँ। ठीक है। लेकिन ये मेरा मसला दिन ब दिन जो बढ़ता जा रहा है। मैंने नैरो फिजिशियन भी और नैरो सर्जन को भी चेक करवाया है। ठीक है। और परेशानी मुझे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको मेरे बहुत ज्यादा सुन होते हैं, काइंडली इसके बारे में जरा रहनुमाई करवाएं। आपकी एज कितनी है जी? मेरी 39 ईयर सर। और आपका वेट कितना है? वेट मेरा 68 kg। 68, तो वेट ज़्यादा नहीं है। और आपकी जॉब क्या है जी? जॉब में एक्स आर्मी पर्सन था, स्पेशल सर्विस ग्रुप में था सर। अभी मैं 1 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। जब से मैं घर में मुझे ये परेशानी हो रही। तो पहले आप बहुत एक्टिव थे, अभी थोड़े से आप इनएक्टिव हो गए। ठीक है जी। अभी आपने जिक्र किया जी, आई थिंक जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इनको तो, जो हाँ जी बिल्कुल, इनको नमनेस होती है जी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन B12 अगेन जैसे कॉमन पाकिस्तान में लिया जाता है, आई थिंक ही इज जस्ट टेकिंग इट विदाउट नीड जी। विटामिन B12 के लेवल्स चेक करवा लें, अगर वो कम है तो उसको रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं जिस साइड पे करवट लेता हूँ वो साइड सुन हो जाती है। और इनको लंबर का है और पहले ये एक्स आर्मी है, आई थिंक बहुत एक्टिव थे, तो मोस्ट लाइकली इनको जो है वो सर्वाइकल या लंबर डिस्क डिजीज़ है, जिसको आइडेंटिफाई करना एग्जैक्ट देखने की ज़रूरत है। और उसके बाद एक इनको थोड़ा सा एक्सरसाइज प्रोग्राम उसके मुताबिक, उससे ये इम्प्रूव हो सकते हैं। सेकेंड, अगर उससे बेहतर नहीं होते तो कुछ मेडिकेशन जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, जो कि आपकी इस तरह की नर्व पेन की, न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करती हैं, अलोंग विद वो डाइट जो अगर उनकी कोई कमी है उसको पूरा करना। और थर्ड, अगर खुदा न खास्ता इसके बावजूद चीज़ें बेहतर नहीं होती तो वी मे डू इंटरवेंशन। सर्जरी बहुत बात की बात होती है, कभी हमें इवन पेन मेडिसिन को इन्वॉल्व करके तो कुछ नर्व रूट ब्लॉक्स भी कर लेते हैं, जिससे आपकी अगर बहुत ये न्यूसेंस कॉज कर रहे हैं पेन तो वो बेहतर हो सकता है। जो नर्व कंप्रेशन है, ओके चलिए कॉलर पहले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद। जी सना, पूछिए, क्या पूछेंगी आप? जी मैडम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा छोटा भाई डिसेबल है जी। जी, उसका 1 हफ्ते पहले जुकाम और बुखार हुआ था जी, जिसकी वजह से उसको ये तो कह रहा था कि उसे नोज में बहुत ज्यादा स्मेल आती है जी। और राइट साइड जो उसके दिमाग उसकी ना, उसका कहता है कि कुछ उसके अंदर फील होता है या जैसे कोई चलती है कोई चीज। अच्छा, ठीक है। जिस्म बिल्कुल ऐसा जैसे जान ही नहीं है, जिसका बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है। फील होता है उसकी। एज बताएं बच्चे की? 19 साल। 19 साल। सॉरी, शुरू में उन्होंने क्या बताया? डिसेबल्ड है वो बच्चा, व्हीलचेयर पे है और उसको बिकॉज़ ऑफ व्हाट? डिसेबल्ड किस वजह से है, क्यों है व्हीलचेयर पे? हियरिंग इंपैर्ड है, बोल सुन नहीं सकता। जी, बोल सुन नहीं सकता, हियरिंग। अच्छा, वैसे चल फिर सकता है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बोल और सुन नहीं सकता, चलता फिरता है। हाँ। अभी उसको रिसेंट कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसके बाद से वो बहुत कमजोर हो गया है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और उसको कोई खुदा ना खास्ता वीकनेस वगैरह तो नहीं हुई है? कह रही है, हो रही है। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल वीकनेस है। किस साइड, किसी एक साइड की वीकनेस है? किस तरफ हो रही है उसको? किस तरफ लगता है कि भाई मेरे से नहीं हिल रहा, ये वाली साइड बहुत गिर रही है, नीचे नहीं हिल रही? ये बाजुओं को दिखा रहा होता है कि इस तरह के इसमें बिल्कुल जान नहीं है, लेकिन है तो ठीक है, लेकिन इस तरह बता रहा है। आई थिंक क्योंकि ये अभी बोल सुन नहीं सकता, तो इसकी तो एग्जामिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी। थैंक यू। इसकी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि इसको देखने की ज़रूरत है कि खुदा खास्ता पोस्ट वायरल इसको कोई सेंट्रल इशू तो नहीं हो गया जिसकी वजह से एक साइड वीक हो गई, उसको हेलुसिनेशन टाइप फील हो रही है और सारा कुछ। इसको तो मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत है कि खुदा न खास्ता कुछ एनकेफेलाइटिस या कोई ब्रेन इन्फेक्शन ऐसी कोई चीज़ तो नहीं होगी जिसकी वजह से उसको हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गई हैं और उसको एक साइड वीक हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर ही रहे हैं तो ये ब्रेन इन्फेक्शन हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा है, ये एनकेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस और ये सारा कुछ, इसके ऊपर भी थोड़ा बात कीजिए। अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो हाउ डू वी डिटेक्ट इट एंड व्हाट शुड बी द प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग? आई मीन अगेन इट्स एन एक्यूट इमरजेंसी जी, और अगर ये खुदा न खास्ता हो जाता है तो इसमें स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत होती है। आपको इनिशली इसकी आइडेंटिफिकेशन इन एन अप्रोप्रिएट सेंटर की ज़रूरत होती है, जिसमें कुछ सर्टेन टेस्ट्स होते हैं। आपका ब्रेन स्कैन होता है, आपको लंबर पंचर, कमर से पानी निकालना पड़ता है, जो आपका CSF होता है जो ब्रेन के गिर्द सर्कुलेट करता है। उसके अंदर आपको इन्फेक्शन आ जाती है तो वो किस किस्म की इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरियल है, मेनिंजाइटिस है, वो वायरल है, वो एनकेफेलाइटिस है, तो उसके मुताबिक वो ट्रीट होता है। और वो स्पेसिफाइड मेडिकेशन एज़ पर प्रोटोकॉल
उस सर्टेन टाइम के लिए दी जाती हैं। अच्छा, बच्चों में क्या सिम्टम्स होते हैं जो बिल्कुल आप डिमार्केट कर सकते हैं कि ये वाकई आपका गर्दन तोड़ बुखार है या मेनिंजाइटिस है? उसमें एक तो अदर बुखार, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा होना जो रिस्पॉन्ड ना करे, साथ में नेक की स्टिफनेस होना, और नेक बहुत रिजिड होगी, नेक मूव नहीं करी, और बच्चे को बेहोश हो जाना या बच्चे को झटके लगना शुरू हो जाए। ठीक है, बुखार के साथ अगर बच्चे को झटके लग रहे हैं, बच्चे का होश का लेवल कम होना शुरू हो गया, बच्चे की गर्दन जो है वो बहुत स्टिफ है और टेम्परेचर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है, तो आपने बहुत केयरफुल होना है और उसको डिले नहीं करते रहना कि आप खाली पेन किलर दे रहे हैं और एसिटामिनोफेन दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना, आपने हॉस्पिटलाइज उसे कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़े से एन्यूरिज्म की भी बात कर लेते हैं कि ये जो हम कहते हैं कि अचानक रग का एक फट जाना या एक इस तरह का वहाँ पे, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे डिटेक्ट होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और व्हाट इज़ द इंटरवेंशन? ये बेसिकली खून की कुछ शरियानें और दिमाग में जो आपके अगर हम उसकी एग्जैक्ट डेमोग्राफी देखें तो कुछ शरियानों की कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे खून की शरियानें टर्न्स लेती हैं, तो वहाँ पे कुछ पोटेंशियल वीक साइट्स होती हैं। जैसे कुछ फ्रंट होती है, बैक जहाँ पे शरियानों के सेंटर्स मुड़ रही होती है तो वो पोटेंशियली वीक स्पेस होती है। तो उस वीक स्पेस में जो वो खून की शरियान है वो एक नॉर्मल कैलिबर से हट के थोड़ी सी सूज जाती है। अब उसकी मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं, वो एक अपने उसी डायमेंशन में सूज जाती है, उसके एक साइड पे एक पॉकेटिंग बन जाती है, और वो जब सूजती है तो वो मज़ीद वीक हो जाती है। तो जब भी खुदा न खास्ता एक वो सर्टेन लेवल से बढ़ जाती है या थोड़ा बहुत उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो वहाँ से लीकिंग शुरू हो जाती है, और नॉर्मली और मेजॉरिटी में ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो अगर तो ये वैसे एक इंसिडेंटल फाइंडिंग हो तो मेजॉरिटी को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, रेगुलर उनके स्कैन्स करते हैं, लेकिन अगर एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो या सिम्टम्स कॉज कर रही हो और अगर खुदा न खास्ता पेशेंट ब्लीड के साथ आ जाए तो इसकी ट्रीटमेंट है। पहले इसकी ट्रीटमेंट जो वो ओपन होती थी जिसमें ब्रेन को ओपन करके तो उसको क्लिप कर लेते थे कि जो वो एक आउट पॉकेटिंग बनी हुई है उसको क्लिप कर लें और बाकी खून की जो है वो सप्लाई रवां हो जाती है और वो जो पोटेंशियल वीक स्पेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब मॉडर्न दौर में ओपन नहीं करना पड़ता बल्कि एंडोवैस्कुलरली वायर के साथ उसको जगह को पहुँचते हैं और उस जगह पे आप एक कॉइल जो है वो डाल देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। आप इसको फौरन जाके ट्रीट करा सकते हैं सर्जिकली। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी कौन साहब बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बोल रही हैं? आपसे बात कर रही हूँ, मेरा नाम लाइका है और मुझे 3 माह हुए में खाली हो गया था जी, उल्टे हाथ पर और पैर पर, लेकिन अब मेरा हाथ पैर को काम करने लगा कि मैं चलने लगी हूँ, लेकिन मेरी फिंगर बंद नहीं है, खुली हुई है, मगर हाथ उठ नहीं पा रहा और फिंगर मूव भी नहीं कर रही। मैं इलाज भी करवा रही हूँ, एक्सरसाइज भी करा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। मेरा छोटा बच्चा कुछ हो ही नहीं पा रहा, हाथ बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। एज क्या है आपकी? 29 साल। 3 महीने पहले फालिज हुआ था, उसके बाद अब बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है, लेफ्ट साइड पे सुन भी है, मूव भी नहीं कर पा रही और एक्सरसाइज के और दवाइयों के बावजूद नहीं कर पा रही। ये कहाँ पे? रावलपिंडी इस्लामाबाद। आप कहाँ रहती हैं? मैं कराची में रहती हूँ। कराची में रहती हैं और आपका इलाज रेगुलर चल रहा है? जो दवाइयाँ आपके मौलिज ने प्रिस्क्राइब की हुई हैं वो आप ले रही हैं? जी रेगुलर ही हो रही है। ठीक है जी। अब और आपकी फिजियो जो है वो भी रेगुलर होती है? जी ठीक है। तो मेन मसला आपकी कमजोरी है या पट्ठों में बहुत ज्यादा खिंचाव हो गया है? पट्ठों में खिंचाव फील हो रहा है या कमजोरी? नहीं पा रही, 1 साल का मेरा बच्चा है, फीस भी कराना होता है, फिंगर बिल्कुल भी आई थिंक कमजोरी है। ठीक है, आप आंसर सुनिए। बहुत शुक्रिया। आई थिंक अभी जो है कि सिर्फ 3 महीने हुए हैं, इनको अपने मौलिद के पास अभी हर महीने रेगुलर असेसमेंट के लिए जाना चाहिए और बाकी इनका रीहैब प्रोग्राम जो मेरे ख्याल में रीडायरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पे नॉर्मली यंग पेशेंट में अब डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्ट्रोक है और ब्रेन में किस जगह पे हुआ है। पट्ठों में कमज़ोरी के साथ खिंचाव बहुत ज़्यादा आ जाता है जिसको हम पोस्ट स्ट्रोक स्पास्टिसिटी कहते हैं। तो उसकी मैनेजमेंट इनिशियली मेडिकल और फिजियो और उसके बाद आगे इवन बोटुलिन टॉक्सिन से की जा सकती है। हम ये बात कर रहे हैं स्पेस्टिसिटी की, स्पेस्टिसिटी का मतलब है कि अकड़ जाना, कोई भी जिस्म का हिस्सा अकड़ जाना, चाहे ये फालिज के बाद हो, चाहे ये और भी कई बीमारियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस्टिक या अकड़ जाती है, ये वाला रीजन आपकी गर्दन में अकड़ हो जाती है आपके इसमें, तो उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है बोटुलिनम टॉक्सिन या फिर बोटॉक्स जिसे हम कहते हैं। लेकिन यही इंजेक्शन जो है बहुत सारे और लोग जो है वो ब्यूटिफिकेशन पर्पसेस या रिंकल्स के लिए या झुर्रियों के लिए लगा रहे होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉलर के बाद हम वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम हमारा एक क्वेश्चन है। जी
पूछिए। मेरे फादर को ऑलमोस्ट 7 साल पहले पैरालिसिस अटैक हुआ था जी, तो वो 24 आवर्स में स्टेबल हो गया था। अब 1 साल पहले फिर से पैरालिसिस अटैक हुआ है जी, लेकिन अब जो है अब उनकी जुबान की जो लचनेस है वो अभी तक वैसे ही है और जी। उनकी जो मतलब जुबान की जो मतलब स्मूथनेस है ना वो नहीं आ रही है, नॉर्मल बात स्पीच अफेक्टेड है जी। ठीक है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, किस एज बता दीजिए उनकी? उनकी एज 65 ईयर्स है। 65 इयर्स और है। जो- सेकंड अटैक के बाद स्पीच स्लर्ड है। और फर्स्ट टाइम जो हुआ था उसमें ये बेहतर हो गए थे? उस वक्त इनकी इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, कोई इनके टेस्ट हुए थे और कोई दवाई ये ले रहे थे या नहीं ले रहे थे? फर्स्ट टाइम जो था वो 24 आवर्स में सब स्टेबल हो गया था, मेडिकेशन वगैरह दी थी तो स्टेबल हो गया था 24 आवर्स। अब मोस्ट लाइकली ये वही है जिसको हम TIA कहते हैं कि कुछ अर्सा पहले इनको TIA हुआ था जिसमें थोड़ी बहुत इन्होंने दवाई ली, वो ख़त्म, हाँ वो बेहतर हो गया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनकी प्रॉपर उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हुई और प्रॉपर सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है वो इनको स्टार्ट हुई। तो अभी अगर परसिस्ट कर रहा है तो हमें जो इनकी बेसिक इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग इन MRI ब्रेन और बाकी जो वैस्कुलर इन्वेस्टिगेशन है वो होने की ज़रूरत है और इनको प्रॉपर दवाइयों की ज़रूरत है। फर्स्ट वो दवाइयाँ स्टार्ट होंगी और साथ में फिर इनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होगी। अच्छा, स्पीच थेरेपी के ऊपर डॉक्टर साहब इनसे ज़रूर बताइए कि वो कह रही है ना कि स्पीच सेंटर इनका इफेक्ट हो गया क्योंकि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक था, एक वक्ती तौर पे एक चीज़ हुई थी वो तो ठीक हो गई लेकिन बाद में जब फुल ब्लोन हुआ तो वो वाला उनका हिस्सा जो है, तो स्पीच थेरेपी जो कंटिन्यू करनी होती है, बिकॉज लोग कहते हैं कि बस हमने एक दफ़ा सेशन करा दिया, सो अब कंटिन्यूस एफर्ट विद स्पीच थेरेपी के ऊपर भी उसमें ये जी कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो हेल्थ सिस्टम है ना वो बहुत पैची है, हर जगह पे हर सेंटर मौजूद नहीं है, हर जगह पे हर सर्विस मौजूद नहीं है। और हमारे पेशेंट अब जैसे अगर मैं इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरे पेशेंट पूरे इस रीजन से आते हैं, एज़ फार एज़ फ्रॉम गुजरात, गुजरांवाला, नॉर्दर्न एरियाज़। तो उनको जैसे से वो आते हैं अगर तो उनके लोकल एरिया में सर्विसेज अवेलेबल हैं दे शुड अवेल दोस, अगर नहीं हैं तो हम उनको अपने यहाँ पे एजुकेट करवा देते हैं, वो फैमिली एजुकेट होती है और अनफॉर्चुनेटली फैमिली को ही वो कैरी करना पड़ता है और उसके बाद फिर वो रेगुलर हमसे एडवाइस लेते रहते हैं। लेकिन अगर किसी भी जगह पे अगर वो किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो अवेलेबल हैं तो इसको रेगुलर चलना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि ये एक बड़ा डायनामिक प्रोसेस होता है। शुरू में स्पीच बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है, फिर वो थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर सिर्फ डिसार्थिया रह जाता है, फिर एक्सप्रेशन और बाकी सारे एलिमेंट रहते हैं, तो उसको वक्त के साथ वो बदलता रहता है। लेकिन फैमिली एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? नेक्स्ट कॉलर। मैं फैसलाबाद से शाहिदा बात कर रही हूँ। जी पूछिए। मेरे शोहर को ना 8 साल पहले फालिज हुआ था दाएं साइड को जी, लेकिन वो ना अल्लाह का शुक्र है पैरालाइज होने तो बच गए हैं जी। लेकिन जब सर्दी आती है ना उसका सारी साइड सुन हो जाती है, ना तो सर्दी बर्दाश्त होती है ना ही गर्मी बर्दाश्त होती है और उसको बीपी भी रहता है, कभी कभी बीपी ठीक रहता है, कभी कभी उसको बीपी हो जाता है, समझ नहीं आती। दवाई नहीं लेते वो बीपी की? नहीं, दवाई तो खाते हैं बीपी की लेकिन ना कभी कभी घबराहट भी होने लगती है उसको। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा शोर या कोई टेंशन हो जाए उससे भी बीपी बढ़ जाता है। उम्र क्या है उनकी? उसकी 51 साल। 51। चलिए अच्छा अब देखें, अब इनमें नहीं बिल्कुल ठीक है। अब इसमें देखें ये यंग पेशेंट है 51, मोस्ट लाइकली वर्किंग एज ग्रुप या वर्किंग थे और उसके बाद उनको स्ट्रोक हुआ। अब किस साइड का स्ट्रोक हुआ, राइट लेफ्ट, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन इसमें अब इनको 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक जो है कि सर्दी गर्मी में इनको प्रॉब्लम होता है, मोस्ट लाइकली थोड़ी बहुत स्पेसिसिटी और न्यूरोपैथिक पेन है जिससे सर्दी और गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि वो आपकी सेंसेशन जो है वो ख़राब हो जाती हैं। सेकेंड, इनको BP रहता है, ठीक है, अब वो दवाई ले रहे हैं लेकिन ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे है, उसको टाइट्रेट करना, रेगुलर मॉनिटरिंग और दवाई को चेंज करना ज़रूरी है। थर्ड, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मेरे ख्याल में हमें डिस्कस करना चाहिए कि पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन बहुत कॉमन है। एक आपका ब्रेन एरिया डैमेज हो जाता है, सेकंड आपकी डिपेंडेंस हो जाती है, डिपेंडेंस आपकी लॉस ऑफ अर्निंग हो जाती है, आप एक एक्टिव वायबल मेंबर ऑफ सोसाइटी से बिल्कुल घर पे चले जाते हो, तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अगर आपको स्पीच का एलिमेंट हो तो उसमें फ्रस्ट्रेशन और वो वाला एलिमेंट ऐड हो के तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें भी आपकी लाइफस्टाइल को ख़राब करती हैं और केयर गिवर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मेरा ख्याल में इस सारी चीज़ों को एड्रेस होना ज़रूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक जो है ना बीमारी तो एक है लेकिन इसके साथ एसोसिएटेड इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं। तो अब इस पेशेंट पर्टिकुलर अगर हम इसको सिर्फ एक वो केस देखें तो 3-4 चीज़ें साथ साथ में चल रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। तो आप कह रहे हैं कि रीहैब के अंदर जब हम बाकी थेरेपीज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ उसके डिप्रेशन को भी एड्रेस करना और पूरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बेसिकली जो है वो पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन और इवन केयर गिवर स्ट्रेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जी, और ये बहुत कॉमनली हम देखते हैं। इसको टाइम पे आइडेंटिफाई करना और टाइम पे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दैट वी हैव टू बी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वापस उसके ऊपर आते हैं जो हम सवाल कर रहे थे, बोटॉक्स पे मेरे हाँ बोटॉक्स के ऊपर। तो ये जो
होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं ताकि रिलैक्स हो जाए। बेसिकली न्यूरोटॉक्सिन है वो असाब को रिलैक्स कर देता है और आप कहते हैं। तो बहुत सारे लोग अब इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गए और बहुत सारे लोग अपने आप को एस्थेटिक फिजिशियंस कह के जो है वो बोटॉक्स लगाना शुरू हो गए माइग्रेन के लिए और यहाँ पे खूबसूरती के लिए कि यहाँ से कम नज़र आए और गुड़िया जैसी उनकी शक्ल हो जाए। तो इसके ऊपर प्लीज़ आप अथॉरिटीज़ से भी और बाकी हमारे ऑडियंस को भी ये बताइए कि उन्होंने किसी से भी कहीं पे भी ये नहीं करवाना और ये एक न्यूरोलॉजिस्ट का ही काम है। देखिए जी, स्पास्टिसिटी सेकेंडरी टू स्ट्रोक और एनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इज़ वेरी कॉमन। उसमें अब हर पेशेंट जो है वो उसको बोटॉक्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले है कि आइडेंटिफिकेशन और करेक्ट ट्रीटमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ मरीज़ जो है वो सिर्फ एडवाइस के साथ, कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज और फिजियो के साथ, कुछ पेशेंट दवाई के साथ ठीक हो जाते हैं, बल्कि मेजॉरिटी कुछ जो ऐसे होते हैं जिनको हमें इंजेक्शंस देने पड़ते हैं और हम देते हैं। ठीक है जी। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है दैट इज़ अ वेरी ट्रिकी कि अनफॉर्चुनेटली हमारी हेल्थ सिस्टम में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं और चीज़ें गलत यूज़ होती हैं और गलत हाथों में चली जाती हैं। और वो ये सिर्फ बोटॉक्स नहीं है, इसके अलावा इंटरवेंशंस भी चली जाती हैं। तो मेरा ख्याल है इसको जो है वो आइडेंटिफाई करना ये अथॉरिटीज़ का काम है, उसको कर्ब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट कुछ को खैर पता भी होता है लेकिन मेजॉरिटी दे आर इनोसेंट पीपल, उन्हें जो वो आगे वाला बंदा कह देता है दे जस्ट फॉलो दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर ना कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हम फलाने लेज़र से, फलानी शुआओं से, फलाने अलाइनमेंट तरीके से आपकी स्पाइन को सीधा कर रहे हैं, आपके नर्व के मसले ठीक हो कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, या ये वाली थेरेपी जो है ये कोई ऐसा लेज़र, कोल्ड लेज़र है या मैग्नेटिक थेरेपी है जिससे ये ठीक हो रहा है। इसकी वजह से लोग जो है वो उनके पास जाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं एंड वक्ती तौर पर शायद उनको प्लेसिबो इफेक्ट या कुछ आराम आ भी जाता होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन काफ़ी वो फिजियो का ही फ़ायदा होता है जो हो रहा होता है और तो इसके ऊपर ये ताकि हमारे जो आम ऑडियंस है वो एक्सप्लॉइट होना बंद कर दें इन चीज़ों से, इस पर बात कीजिए। मेजॉरिटी जो है ना ये दे आर नॉट एविडेंस बेस्ड, क्योंकि अब एक टर्शियरी सेंटर है जो हॉस्पिटल है जहाँ पे क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं, वो सिर्फ वो काम करेंगे या वो इंटरवेंशंस करेंगे, वो दवाइयाँ देते हैं जो एविडेंस बेस्ड हैं। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि बोटुलिन टॉक्सिन, अब बोटुलिन टॉक्सिन हम हर एक को नहीं दे सकते हैं, वो सिर्फ उसको देते हैं जिसको ज़रूरत है, जहाँ पे उसका एविडेंस बनता है। इसी तरह से अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगेन लूप होल्स बहुत हैं, सिस्टम बहुत पैची है, तो बहुत से इस तरह के चीज़ें जो हैं वो लोग मार्केट करते हैं और जो आम सादा लोग हैं वो उसको देख के तो दे जस्ट वांट समथिंग आउट ऑफ इट, तो वो चले जाते हैं और वो एक्सप्लॉइट होते हैं। तो आई थिंक इसको अगेन ये हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो हमारे क्वालिटी केयर कमीशंस हैं, उनको देखने की ज़रूरत है, इनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं है कि ये दूर के इलाकों में, ये इवन जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ करीब के एरिया में, पिंडी इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर में, हर जगह पे इसकी बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ हुई हुई है। बिल्कुल। अब अच्छा बहुत ज़्यादा जो फेमस है स्टेम सेल थेरेपी के नाम से, और लोग उसके ऊपर जो है 50-50 लाख रुपए लोगों से लेते हैं और कहते हैं हम स्टेम सेल्स लगा रहे हैं। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास लोग आते हैं जी कि यहाँ पे स्टेम सेल थेरेपी हो रही है या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो रहा है तो हम ले जाएं। तो मेरा उनसे जवाब ये होता है कि स्टेम सेल जो है वो अमेरिका में नहीं हो रहा, बरतानिया में नहीं हो रहा, जर्मनी में नहीं हो रहा, स्वीडन में नहीं हो रहा, ठीक है जी, जो प्रॉपर बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे रिसर्च हो रही है, जिसका अभी तक कोई प्रॉपर रिजल्ट आया नहीं है, तो ये मतलब रावलपिंडी में किसी गली में या इंडिया में या चाइना में क्यों हो रहा है। और बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली इवन इन स्पाइट ऑफ दैट गए हैं, दे केम बैक, और आई कम्प्लीटली एग्री कि लाखों रुपया वो लगा के आ जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ना कि जो मरीज़ बीमार होता है वो सिर्फ कुछ लाइट देख रहा होता है कि मुझे कहीं से कुछ मिल जाए, तो उसको जो भी चीज़ नज़र आती है वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ अब हेल्थ अवेयरनेस उतनी ज़्यादा है नहीं, लोगों को बहुत ज़्यादा आगाही नहीं है, लोगों को तो बेसिक चीज़ों का नहीं पता कि मैंने ब्लड प्रेशर को कैसे ट्रीट करना है, तो स्टेम सेल इज़ फार हाई। तो इसी तरह से जो बाकी इंटरवेंशंस हैं उसमें दे ब्लाइंडली फॉलो दैट, और अनफॉर्चुनेटली वो उस ट्रैप में चले जाते हैं। अब स्टेम सेल जो है यस उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, जबकि वो रिसर्च ब्रेक होगी तो इट विल बी अ बिग न्यूज़ पूरी दुनिया के लिए, और वो किसी भी स्पेशलाइज्ड सेंटर में होगा, वो छोटी छोटी गलियों में या छोटे छोटे क्लिनिक्स में नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और साथ हमारे नर्व्स हैं, असाब हैं, इनकी आइडियल हेल्थ के लिए हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए फॉर अ गुड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ताकि हमारी सारी जो एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो न्यूरोपैथिक पेन हो, चाहे वो हमारी ब्रेन की हेल्थ हो, वैस्कुलर हेल्थ हो, वो सब ठीक रहे। ये सबसे इम्पोर्टेंट जी हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ठीक है ना जी, वॉक हाफ एन आवर to 1 hour वॉक डेली,
लाइट एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 times a week. ठीक है. स्मोकिंग अ बिग हैजर्ड. ठीक है, ऑनेस्ट मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ अगर स्मोकिंग करनी है तो प्लीज़ मेरे क्लिनिक में मत आना. ठीक है, या स्मोकिंग करो या दवाई लो. ठीक है, स्मोकिंग इज़ अ बिग इशू. इवन वेपिंग. थोड़ी सी ड्रग एडिक्शन वाली बात पे भी आए, ये जो आजकल बहुत फैंसी ड्रग्स भी हैं, वो तो खैर दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन आई थिंक. लेकिन इवन बेसिक स्मोकिंग और वेपिंग दे आर इंजोरियस. ये आपकी वेस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है. थर्ड, सिंपल डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट, लो कोलेस्ट्रॉल. रोटी जो है ना वो फसाद की जड़ है. रोटी हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम जो है बिरयानियाँ और निहारियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं. तो वी हैव टू स्टिक टू बेसिक डाइट. प्रोसेस्ड फूड शुरू में थोड़ा सा आपने जिक्र किया, दैट इज़ यस. जितना हम सिंपल हाई फाइबर लो कार्बोहाइड्रेट और लो सोडियम डाइट पे जाएंगे उतना हम इम्प्रूव होंगे. मेजॉरिटी ऑफ दीज डिजीज़ दे आर प्रिवेंटेबल. इफ़ दे हैपन दे आर ट्रीटेबल. लेकिन 60-70% केसेस में बड़ी सिंपल चीज़ों से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने वेट को मैनेज करने से, स्मोकिंग क्विट करने से और डाइट को सिंपल करने से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. बेसिकली मैं जो ड्रग्स की बात करी थी डॉक्टर साहब, मैं वो एम्फेटामिन्स वगैरह की बात करी थी, जो ये हाई एनर्जी ड्रिंक्स और आजकल की चीज़ें. तो जैसे आपने डॉक्टर साहब से सुना कि आपने अपनी शुगर को भी कट करना है, खामखा की मीठी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है. फ्रूट्स और वेजिटेबल जितना ज़्यादा खाएंगे, खालिस ग़िज़ा जो हम पहले घरों में पकाते थे वो खाएंगे, बाहर जाएंगे, सूरज में जाएंगे, खूब सारी वर्जिश करेंगे और पॉजिटिव और अच्छा सोचेंगे और कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग को स्टिमुलेटेड नहीं रखेंगे तरह तरह की फजूल किस्म की खबरों से, डिवाइसेस से, तो आप जो है आपकी नर्व हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत सही रहेगी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जी जाने से पहले, गुड साउंड स्लीप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल, तो रात का सोना बड़ा इंपॉर्टेंट है. वक्त पे सोइए, वक्त पे जागिए ताकि आप हेल्दी वेल्दी और वाइज हो जाएं. बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज. थैंक यू वेरी मच.